हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी ज्ञान प्रकाश में। ये वीडियो सामाजिक अध्ययन यूपी टीटी के परीक्षार्थियों के लिए बनाया गया एक मॉक टेस्ट है। इसमें सब मिला के 15 प्रश्न हैं और 30 नंबर का है, मतलब कि एक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का है। मॉक टेस्ट का नियम ये है कि आप हाथ में पेन और पेपर ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं एक एक प्रश्न पढ़ूंगा, उसके ऑप्शन पढ़ूंगा। आपको सही ऑप्शन जो है अपने पेपर पर लिखना है। उसके बाद जो है मैं सही उत्तर बताऊंगा। अगर आपका उत्तर सही होता है तो आप खुद को 1 नंबर देंगे। अगर आपका उत्तर गलत होता है तो आप खुद को 0 नंबर देंगे। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी कहा है कि 0 का मतलब ये नहीं होता कि आपको नहीं आता है। 0 का मतलब होता है आपको सिर्फ ये एक प्रश्न नहीं आता है, और इसका मतलब कि आपका ये एक प्रश्न और अच्छे से तैयार हो रहा है। इसलिए निराश बिल्कुल ना हो अगर आपको कम नंबर मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले उन लोगों से कुछ कहना चाहूँगा जो लोग चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए, आपका सब्सक्रिप्शन देख के ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छे प्रयास कर सकूं और अच्छे वीडियो ला सकूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से है। केला और अनानास मुख्यतया उगते हैं। कहाँ पर उगते हैं? ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, ऑप्शन सी पहाड़ी क्षेत्रों में, या ऑप्शन डी मरुधान क्षेत्रों में। तो आपको अब अपना उत्तर जो चुनना है। आप अपना उत्तर चुनिए और उसे पेन और पेपर पर जो लिया आपने उसे पेपर पर नोट कीजिए। आपने नोट कर लिया होगा। चलिए मैं सही उत्तर बताता हूँ। केला और अनानास जो होता है यह मुख्यतया उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगता है। अब प्रश्न ये उठता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स, एक ऐसा क्षेत्र जो भूमध्य रेखा क्या उनको होती है, ये आपकी अगर धरती हो गई तो इसको बीचों बीच हॉरिजॉन्टली बांटती हुई एक रेखा मानी जाती है। इंग्लिश में इसको कहते हैं इक्वेटर। ये भूमध्य रेखा कही जाती है। ऊपरी हिस्सा जो होता है ये नॉर्दर्न रीजन बोला जाता है और दक्षिणी जो साउदर्न रीजन बोला जाता है। तो यहाँ से 28 डिग्री उत्तर और 28 डिग्री नीचे का क्षेत्र, इसमें जो भी जंगल पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या वन कहे जाते हैं। सर्वाधिक जैविक और वनस्पति विविधता इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। देखिए, ये भूमध्य रेखा है और यहाँ से अगर भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर आप जाते हैं तो एक रेखा ये बनती है। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ऊपर की तरफ ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और नीचे जो 23.5 डिग्री नीचे होता है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? किस समूह की भाषा को भारत में सर्वाधिक लोग बोलते हैं? पहला ऑप्शन है भारतीय आर्य, दूसरा ऑप्शन है द्रविड़, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रो एशियाटिक और चौथा ऑप्शन है चीन तिब्बती। आप अपने उत्तर को अपने पेपर पर लिखिए। आपने लिख लिया? चलिए मैं इसका उत्तर बताता हूँ सही। और सही उत्तर है द्रविड़। अगर आप द्रविड़ के बारे में बात करें तो देखिए, स्कंद पुराण में लिखा है कि विंध्याचल से लेकर, विंध्याचल आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में एक स्थान है, विंध्याचल से लेकर दक्षिण भारत तक, मतलब कि आपका ये जो भारत है, देखिए मैं वो जल्दी बना रहा हूँ लेकिन जो बना रहा हूँ, विंध्याचल का एरिया ये होता है उत्तर प्रदेश में। यहाँ से लेकर दक्षिण भारत, मतलब नीचे का जो एरिया होता है, ये पूरा एरिया जो है भारत का, ये पंच द्रविड़ कहलाता है। इसमें जो भी ब्राह्मण पाए जाते हैं, ब्राह्मणों की 10 प्रजातियां पाई जाती हैं और उन 10 प्रजातियों में से इन्हीं की भाषा को सर्वाधिक पूरे भारत में बोला जाता है। इसलिए ये ऑप्शन बी सही है कि इसी समूह की भाषा को सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोला जाता है। अब अगला प्रश्न आ रहा है, कौन सा नगर जुड़वा है? ऑप्शन ए दिल्ली तथा फरीदाबाद, ऑप्शन बी मुंबई तथा पुणे, ऑप्शन सी बेंगलोर तथा मैसूर, ऑप्शन डी हैदराबाद तथा सिकंदराबाद। आपको सही उत्तर चुनना है। आपने सही उत्तर चुन लिया? ओके, अब मैं सही उत्तर बताता हूँ। सही उत्तर है दिल्ली तथा फरीदाबाद को जुड़वा नगर कहा जाता है, याद रखिएगा। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है, कहाँ मिलता है? उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी केरल में, या ऑप्शन डी असम में। आप अपना उत्तर अपने पेपर पर नोट कीजिए। गुड। और सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर में सर्वाधिक मात्रा में केसर पाया जाता है। हालांकि वहां पर केसर की पैदावार घट रही है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? इस समय भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं जो है स्वीकृत की गई हैं? आपको पहला ऑप्शन आपके लिए है 15 भाषाएं, दूसरा ऑप्शन है 20 भाषाएं, तीसरा ऑप्शन है 22 भाषाएं, या चौथा ऑप्शन है 28 भाषाएं। तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत की गई हैं? आप अपना उत्तर चुनिए। और सही उत्तर है 22 भाषाएं। भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अंतिम जो है भाषा 2004 में संथाली को शामिल किया गया है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा जीव है? गैंडा है, शेर है, बाघ है, या भालू है? आप अपने उत्तर को चुनिए।
गुड। और आपका उत्तर है सही। एक सींग वाला गैंडा जो है ये असम के काजीरंगा पार्क का मुख्य आकर्षण है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। भारत में प्रथम आणविक परीक्षण मतलब परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था। इसे किस नाम से जाना जाता था? इस ऑपरेशन को कौन सा नाम दिया गया था? आपको पता है कि भारत में 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु परीक्षण राजस्थान पोखरण में किया गया था और इसका नाम क्या था? आप अपने उत्तर को चुनिए। गुड। स्माइलिंग बुद्धा, हंसते हुए बुद्ध, इस ऑपरेशन का नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। पंचायती राज संस्थाओं का सबसे पहला निर्माण किस राज्य ने किया था? आप अपना उत्तर चुनिए। ओके, और करेक्ट आंसर इज राजस्थान। 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण या शुभारंभ किया गया। भारत में पंचायती राज संस्थाओं का मतलब सत्यापन जो है या उसको मान्यता जो है वो बलवंत राय मेहता की समिति की संस्तुतियों के आधार पर किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचशील का हस्ताक्षर हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था? नेहरू और चौ इन लाई के बीच, नेहरू और मंडेला के बीच, गांधी और चौ एन लाई के बीच, गांधी और मंडेला के बीच, किसके बीच हुआ था? आप अपने उत्तर को चुनिए। गुड, और सही उत्तर है नेहरू और चाउ इन लाई के बीच। चाउ इन लाई कौन थे? ये चीन के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे। देखिए पंचशील क्या होता है? पंचशील शब्द जो है ये बौद्ध धर्म से लिया गया एक शब्द है। इसके अंतर्गत 5 जो है मार्ग बताए गए हैं, लेकिन पंचशील समझौता या पंचशील सिद्धांत जो है जब दो देशों के बीच लागू होता है तो उसका अर्थ इस प्रकार से होता है, मानव कल्याण और विश्व शांति पर आधारित होता है। इसके 5 नियम इस प्रकार से हैं। पहला, सभी देशों द्वारा अन्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना। दूसरा, दूसरे देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करना। तीसरा, एक दूसरे पर आक्रमण न करना। चौथा, एक दूसरे का सहयोग करना। और पांचवा होता है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। इसीलिए इसे पंचशील समझौता सिद्धांत भी कहा गया है। और इसके लिए 25 जून 1954 को जब तत्कालीन चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भारत आए थे तो भारत के उस तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू के बीच एक समझौता हुआ था जिसे पंचशील समझौता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुए? मतलब सबसे अंतिम हस्ताक्षर कब हुए थे? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 26 नवंबर 1949। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने आपको समय नहीं दिया, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। 11वां प्रश्न देखते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कब किया गया था? आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन ए चालुक्यों द्वारा, ऑप्शन बी चोलों द्वारा, ऑप्शन सी पल्लवों द्वारा, ऑप्शन डी राष्ट्रकूटों द्वारा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आप अपने उत्तर को चूज कीजिए और सही उत्तर है जी हाँ, डी इज करेक्ट, राष्ट्रकूटों द्वारा। कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। इसकी विशेषता यह है कि यह केवल एक चट्टान को काटकर बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, देववर्मन या बृहद्रथ? आप अपने उत्तर को जो है लिखिए अपने पेपर पर और सही उत्तर है डी बृहद्रथ। ये मौर्य वंश का अंतिम शासक माना जाता है। 13वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। मैंने पहले बता दिया भूमध्य रेखा क्या होती है। भूमध्य रेखा धरती के बीचों बीच हॉरिजॉन्टल मानी गई एक इक्वेटर नाम की रेखा होती है जो धरती को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर का एरिया नॉर्दर्न जोन कहलाता है, नीचे का एरिया साउदर्न जोन कहलाता है। तो उत्तरी अमेरिका से होकर, दक्षिणी अमेरिका से होकर, अफ्रीका से होकर या इनमें से कोई एक महाद्वीप, मतलब किससे नहीं गुजरती है? देखिए भूमध्य रेखा जो होती है जितने भी यहाँ पर बीच में जितने भी देश होंगे इन सबसे गुजरती है, लेकिन अफ्रीका से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 14वां प्रश्न देखते हैं। किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाह क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? ए नदी घाटी, बी नहर, सी बांध या डी जल डमरू कहलाता है। क्या कहलाता है? आप अपने उत्तर को अपने पेपर पर लिखिए और सही उत्तर है नदी घाटी। इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। जितनी भी सभ्यताएं जो है उत्पन्न हुई हैं
वो सब जो नदी घाटियों में उत्पन्न हुई हैं। इसका अर्थ ये होता है नदी में जब बाढ़ आता है तो नदी अपने साथ जो है गाद ले जाती है, अर्थात मिट्टी ले आती है, और उससे आसपास का जो क्षेत्र होता है वो समतल हो जाता है, उसे नदी घाटी कहा जाता है। और अंतिम प्रश्न है आपके सामने, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है महानदी और ऑप्शन डी है गंगा। कौन सी नदी सबसे बड़ी है? आप अपने उत्तर को अपने पेपर पर लिखिए। लिख लिया आपने? सही उत्तर है गंगा। गंगा जो है ये 2525 किलोमीटर बहती है भारत में, जबकि महानदी है केवल 825 किलोमीटर बहती है। तो इन दोनों नदियों में गंगा ही, या इन चारों नदियों में गंगा सबसे बड़ी नदी है। फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको जो है आपकी सफलता के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। आप अपनी परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। बस अपने दृढ़ इच्छा शक्ति को बनाए रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ऐसे मोटिवेशनल और डिस्कशन लाता रहता हूं आपके लिए, ताकि आप अपनी परीक्षा में और अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।